हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि यूनिट है कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। यानी कि अभी तक हमने कंक्रीट के बारे में बिल्कुल बेसिक पढ़ा था कि कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं जिससे कंक्रीट बनता है। तो सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। तो बेसिक कंक्रीट के बारे में हमने अभी तक पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि इस कंक्रीट को बनाया कैसे जाता है, मिक्स क्या होता है, किस तरीके से मिक्स तैयार होता है और मिक्स का मतलब क्या है। तो ये सब चीज़ें हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, जिस यूनिट का नाम है कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। क्योंकि अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ब्रिज बना रहे हैं या फिर एक घर बना रहे हैं या फिर रोड बना रहे हैं तो हर जगह सेम सीमेंट, सेम से मतलब है सेम अमाउंट सीमेंट का, सेम अमाउंट सैंड का हम यूज़ कर लेंगे। हम हर जगह के अकॉर्डिंग हमें किस जगह पर कितनी स्ट्रेंथ चाहिए, किस स्ट्रक्चर में कितनी स्ट्रेंथ चाहिए, तो इसके बेसिस पर हम अलग अलग रेशो प्रपोर्शन मिक्स करते हैं और कंक्रीट को बनाते हैं। तो इस कंक्रीट को बनाने के लिए हमने मिक्स बना रखे हैं कि कौन सा मिक्स कितनी स्ट्रेंथ देगा। तो अलग अलग मिक्स की स्ट्रेंथ हमारे पास अवेलेबल है। तो हम इस यूनिट में मिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मिक्स किसे बोलते हैं, कंक्रीट के मिक्स कैसे तैयार करते हैं, नॉमिनल मिक्स क्या होता है, डिज़ाइन मिक्स क्या होता है। तो ये सब चीज़ें मिक्स के बारे में हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पिक्चर दिख रही है। पिक्चर के अंदर आपको दिख रहा है कि एक मिक्सचर है, एक मशीन है जो कि अलग अलग चीज़ों को मिक्स कर रही है और मिक्स होने के बाद ये सारा कंक्रीट मिक्स होके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेज रहे हैं। तो अलग अलग में तो आपको दिख रहा है कि कोई एग्रीगेट ला रही है, किसी ट्रक के अंदर एग्रीगेट आ रहा है, किसी के अंदर सीमेंट आ रहा है। ठीक है, तो हर किसी 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 ट्रक के अंदर कुछ कुछ सामान आया है जो भी कंक्रीट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर जो ये मिक्सचर है, इस मिक्सचर के अंदर सब चीज़ों को मिक्स किया जाता है। जितना भी अमाउंट सीमेंट का चाहिए, जितना भी अमाउंट सैंड का चाहिए, जितना भी ग्रेवल, जितना भी वाटर, सबको हम प्रॉपरली मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद हम एक तैयार करते हैं रेशो। उस रेशो मिक्सचर को हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेज देते हैं। फिर जैसे आपको येलो वाला ट्रक दिख रहा है, तो ये इसके अंदर कंक्रीट भर दिया जाता है और जिस भी साइड पर ज़रूरत होती है उस साइड पर इसको भेज दिया जाता है। तो बेसिकली कि हम ये डिज़ाइन कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ों पर निर्भर है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के अंदर। तो देखो, सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं कि कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन क्या होता है, इसका मतलब ही क्या है कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का। तो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का मतलब है, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन मे बी डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग सुटेबल इंग्रेडिएंट्स of concrete and determining their relative proportions with the object of producing concrete of certain minimum strength and durability as economically as possible। यानी कि कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक आर्ट है, एक कला है कि जिस कला के अंदर हम बेस्ट सूटेबल इंग्रेडिएंट्स को चुन लें। यानी कि जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें आवश्यकता है सिर्फ उनको ही हम लें। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अगर सस्ता मिल रहा हमने भर लिया। जिन चीज़ों की जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट करके उतने सूटेबल इंग्रेडिएंट्स को मिलाएंगे और कंक्रीट बनाएंगे और इनका प्रोपोर्शन डिसाइड कर लेंगे। जैसे हमने शुरुआत में एक रूल पढ़ा था 10-20-30-40, बेसिक रूल मिक्सिंग के लिए ये होता है। तो वो तो जनरल है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कहीं पर फाउंडेशन है तो अलग मिक्स यूज़ है, कॉलम बन रहा है तो कुछ और है। ठीक है, तो हर जगह के लिए अलग अलग मिक्स बताया जाता है। वो हमारे ड्राइंग में लिखा होता है कि हमें कौन सा मिक्स बनवाना है, तो उस मिक्स के अकॉर्डिंग फिर हम काम करते हैं। तो अब ये मिक्स अलग अलग चीज़ों को अलग अलग रेशो में, प्रपोर्शन में मिक्स करके ये अलग अलग मिक्स बन जाते हैं। तो बेस्ट चीज़ों को चुन के कंक्रीट को बनवाना और प्रोपोर्शन को देखना कि कौन सा प्रोपोर्शन कितना रखना है, और ऐसा मिक्स बनाना है हमें कि जब उससे कंक्रीट बन जाएगा तो कंक्रीट के अंदर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी
काफ़ी हो, ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ड्यूरेबल हो। अब ऐसा नहीं है ना कि हमने एक मकान बनवाया, एक स्ट्रक्चर बनवाया, 4-5 महीने चला है उसके बाद ख़राब। तो हमें तो ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए, हमें ड्यूरेबल चाहिए कि बहुत लंबे समय तक वो वर्किंग में रहे। तो ड्यूरेबल होना चाहिए। ड्यूरेबल कब रहेगा? जब उसके अंदर स्ट्रेंथ होगी। तो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबल भी होना चाहिए साथ में। और एक और चीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकल। जो भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल यानी कि पैसों को भी ध्यान में रख के हम मिक्स बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल सस्ती चीज़ें हैं सिर्फ वही डाल ली और सीमेंट डाला ही नहीं, तो स्ट्रेंथ ही नहीं आएगी, सब बॉन्डिंग ही नहीं हो पाएगी अगर सीमेंट नहीं डालेंगे। और ऐसा भी नहीं कर सकते हम कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो हम सीमेंट को ही बहुत ज़्यादा यूज़ कर लें, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो हम हर एक चीज़ को प्रॉपर रेशो के अंदर मिक्स करते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाते हैं और इससे प्रोपोर्शंस बनाते हैं जिससे मैक्सिमम स्ट्रेंथ आ जाए, मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी हो और साथ में इकोनॉमिकल भी हो, यानी कि पैसों को देखते हुए भी सही हो। तो जब हम ये सब काम करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन हम बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ से बात क्लियर है, आप इसको यहाँ से रीड कर लो कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन को। ओके, नेक्स्ट कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन यहाँ से क्लियर है कि कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन क्या होता है। अब नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स डिज़ाइन, कि जो हम ये मिक्स डिज़ाइन बना रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्यों ऐसे कर रहे हैं हम, क्या फ़ायदा होगा हमें इससे। तो फर्स्ट पॉइंट है, द पर्पज़ ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन इज़ टू एंश्योर द मोस्ट ऑप्टिमम proportion of constituent mixed materials to fulfill the requirement of the structure being built। तो पर्पस क्या होता है कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन का? पर्पस होता है कि हम मोस्ट ऑप्टिमम प्रपोर्शन सेलेक्ट कर लें, यानी कि जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ सेलेक्ट कर लें और जिसकी भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाए। और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव है पहला पॉइंट, टू अचीव द डिज़ायर्ड वर्केबिलिटी इन द प्लास्टिक स्टेज। देखो, वर्केबिलिटी भी अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव है। अगर वर्केबिलिटी नहीं होगी, काम करने में आसानी नहीं होगी, तो हम अच्छी तरीके से न तो मिक्स हो पाएगा, ना ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी और प्लेसिंग में भी दिक्कत आएगी ही आएगी। तो अगर वर्केबिलिटी सही नहीं है तो कंक्रीट सही नहीं रह पाएगा। तो प्लास्टिक स्टेज में कंक्रीट के अंदर वर्केबिलिटी होनी चाहिए जितनी भी उसके अंदर ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये देखनी है कि जब भी हम मिक्स डिज़ाइन का सोच रहे हैं कि हमें एक मिक्स डिज़ाइन बनाना है, तो उस मिक्स डिज़ाइन के अंदर सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे वर्केबिलिटी। जब भी क्वेश्चन आए, शुरू करना साइड से, तो साइड पे सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम मिक्सिंग करेंगे। तो मिक्सिंग के टाइम पे हम कौन सी प्रॉपर्टी देखते हैं, वर्केबिलिटी। तो वर्केबिलिटी सही होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड, टू अचीव द डिज़ायर्ड मिनिमम स्ट्रेंथ इन द हार्डन स्टेज। अब जब हार्ड हो जाएगा कंक्रीट तो उसके अंदर स्ट्रेंथ चाहिए। तो जितनी भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत स्ट्रक्चर के अंदर है उतनी स्ट्रेंथ उस कंक्रीट के अंदर आनी चाहिए। वो स्ट्रेंथ कैसे आएगी? वो स्ट्रेंथ आएगी जो भी हमने मटेरियल यूज़ किया होगा कंक्रीट को बनाने में, उनकी जितनी स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट के अंदर भी स्ट्रेंथ उससे ही आएगी। तो यहाँ पर भी हमें देखना है कि कंक्रीट वर्केबिलिटी तो रहे ही, लेकिन साथ में वर्केबिलिटी के साथ साथ स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए कंक्रीट की जब कंक्रीट हार्ड हो जाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास। थर्ड पॉइंट क्या है? टू अचीव द डिज़ायर्ड ड्यूरेबिलिटी इन द गिवन एनवायरनमेंट कंडीशन, यानी कि ड्यूरेबिलिटी हो, जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन हमें दे रखी है, सपोज कोई भी एरिया है तो उसके अकॉर्डिंग कोड में सब चीज़ें दे रखी हैं कि अगर आप सीवियर एरिया में रहते हैं, सिंपल एरिया में रह रहे हैं या एक्सट्रीम वाले एरिया में रह रहे हैं, तो उस एरिया के अकॉर्डिंग कोड के अंदर सारी बातें गिवन है। तो हम
एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। ड्यूरेबिलिटी मतलब लंबे समय तक स्ट्रक्चर चल जाए। लंबे समय तक स्ट्रक्चर चल रहा है तो हम बोलेंगे कि एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर स्ट्रक्चर ड्यूरेबल है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, अगर ड्यूरेबल नहीं हुआ तो फिर तो हमारा स्ट्रक्चर बनाना ही बेकार है, तो ड्यूरेबल भी होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट, टू प्रोड्यूस कॉन्क्रीट एज इकोनॉमिकल एज पॉसिबल, यानी कि अब ये लास्ट वाला पॉइंट जो कि ज़्यादातर देख लेते हैं लोग, तो ये पॉइंट को ज़्यादातर भी कंसिडर नहीं करना है, थोड़ा कंसिडर करना है, लेकिन स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इकोनॉमिकल हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर जो भी हम बना रहे हैं वो इकोनॉमिकल हो। इकोनॉमिकल का मतलब है पैसे बच जाएं, ऐसा ना हो कि हमें ज़रूरत कम की थी लेकिन हमने फिर भी ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया, तो अब हमारे पैसे ज़्यादा वेस्ट हुए, उतनी तो वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं थी। किसी काम को करने में सपोज़ 5 लेबर चाहिए और हमने 8 लेबर लगा दिए, ज़रूरत नहीं है ना, तो हमारा पैसा ही वेस्ट हुआ। तो कोई भी काम जब हम कर रहे हैं तो इकोनॉमिकल काम होना चाहिए, वो इकोनॉमिकली कंक्रीट को हमें प्रोड्यूस करना है। तो अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं जो भी कंक्रीट हम बना रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ वर्केबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। वर्केबिलिटी अच्छी होगी तो मिक्स अच्छे से हो पाएगा, ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो पाएगा और प्लेस अच्छे से हो पाएगा। दूसरी बात, जब वो हार्ड हो जाएगा कंक्रीट तो उसके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तीसरी बात, ड्यूरेबल होना चाहिए। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ होना चाहिए, लंबे समय तक चलने वाला। इसके बाद टू प्रोड्यूस कंक्रीट एज इकोनॉमिकली एज पॉसिबल, यानी कि जहाँ पर जितना रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही प्रोवाइड करें, स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल बने, सस्ता बने, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा महंगा बनेगा तो वो नॉर्मली अफोर्डेबल नहीं होगा। तो इकोनॉमिकल कैसे, कि जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ उतना ही प्रोवाइड किया जाए, ज़्यादा प्रोवाइड ना किया जाए। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिक्स डिज़ाइन, इसको आप यहाँ से रीड कर लो। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिक्स डिज़ाइन आपने रीड कर लिया है। अभी हम देखते हैं बेसिक कंसिडरेशन क्या होती है, यानी कि जब हम कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई भी मिक्स बना रहे हैं उसके लिए, तो मिक्स के लिए हमें बेसिकली क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, बेसिक कंसिडरेशन क्या होती है। तो द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी कंसीडर्ड वाइल डिज़ाइनिंग कॉन्क्रीट मिक्सेस। तो जब भी हम कॉन्क्रीट मिक्स तैयार कर रहे हैं तो कॉन्क्रीट मिक्स को तैयार करते वक्त हमें इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ये पॉइंट्स हैं, सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट। कॉस्ट को हमें बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर सपोज़ आपने एक प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट आपको बनाने में लग गए 100 रुपये, लेकिन जो मार्केट में उसकी कीमत है वो 50 रुपये, तो आपको नुकसान रहेगा। सबसे पहली बात तो कोई ख़रीदेगा ही नहीं, और अगर कोई ख़रीदेगा तो वो 50-60 की रेंज में ही ख़रीदेगा, मतलब हमें लॉस है। तो कॉस्ट को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। तो कॉस्ट को ध्यान में रखेंगे, कॉस्ट को कैसे ध्यान में रखेंगे? जिस जगह पर जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही प्रोवाइड करेंगे, कहीं पर एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं करेंगे। जहाँ तक काम चल सकता है वहाँ तक काम चला देंगे, और काम नहीं चलेगा तो वहाँ पैसे बचाने के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो ये कॉस्ट को देखना है। कॉस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी कंक्रीट मिक्स को तैयार करने के लिए। अगर हमारा कंक्रीट ही इतना ज़्यादा महंगा हो गया तो आगे बहुत सारे काम होते हैं, फिनिशिंग होती है, पेंटिंग है, तो पूरा प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा पैसा लग सकता है और डेडलाइन के बाद कीमत कम हो जाती है। तो कॉस्ट को हम बहुत ही ध्यान में रखते हैं किसी भी मिक्स को डिज़ाइन करते वक्त। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन क्या होता है? स्पेसिफिकेशन मतलब जितना भी चीज़ें स्पेसिफाइड करी गई हैं, कि कोड में जितनी बातें लिखी हैं कि आपको
इतने mm से कम प्रोवाइड करना ही नहीं है, तो आपको स्पेसिफिकेशन का ध्यान रखना है, यानी कि कोड में जितनी बातें दी गई हैं उन सबको फॉलो करना है स्पेसिफिकेशन में। इसके बाद वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी यानी कि काम करने की आसानी। क्या क्या आसानी? वर्केबिलिटी में कंक्रीट अच्छे से मिक्स हो रहा है, अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं और अच्छे से हम उसको प्लेस कर पा रहे हैं, तो वर्केबिलिटी को भी हमें ध्यान में रखना है। और इसके बाद स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। जो भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तभी तो ड्यूरेबल होगा, और ड्यूरेबल चाहिए तो ड्यूरेबल कैसे होगा? जब उसके अंदर स्ट्रेंथ होगी। तो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को भी हमें देखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम अच्छा मटेरियल नहीं यूज़ करेंगे मिक्स बनाने में तो स्ट्रेंथ नहीं आएगी, और स्ट्रेंथ नहीं आएगी तो स्ट्रक्चर ड्यूरेबल कहाँ से होगा? ड्यूरेबल नहीं हो पाएगा। तो स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। तो हमारे पास ये पॉइंट्स हैं बेसिक कंसिडरेशन, जो कि हमें कंक्रीट को डिज़ाइन करते वक्त हम यूज़ करते हैं। तो ये है कॉस्ट, स्पेसिफिकेशन, वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं। अब बेसिक कंसिडरेशन हम क्या क्या देखते हैं? मटेरियल की कॉस्ट देखते हैं, इक्विपमेंट की कॉस्ट देखते हैं, लेबर की कॉस्ट देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे ना, कॉस्ट, स्पेसिफिकेशन, वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। तो कॉस्ट में हमें मटेरियल की कॉस्ट को भी देखना है, इक्विपमेंट जो भी हम मशीनरीज यूज़ कर रहे हैं उन सबको भी देखना है, और इक्विपमेंट होते हैं जो कंस्ट्रक्शन में उन सबको भी मैनेज करना है, क्योंकि वो रेंट पर मिलते हैं या फिर ख़रीदना पड़ता है, तो उनकी भी कॉस्ट, और साथ में लेबर की कॉस्ट, तो कॉस्ट को देखना पड़ता है। फिर इसके बाद स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब है जब भी हम मिक्स बना रहे हैं तो कितना हमें मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए, वाटर सीमेंट रेशो मिनिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, सीमेंट कंटेंट मैक्सिमम कितना लेना है और मिनिमम कितना, मैक्सिमम एग्रीगेट टू सीमेंट रेशो, और मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इन केस ऑफ ग्रेविटी डैम्स। तो स्पेसिफिकेशन यानी कि कितना रिक्वायरमेंट है और कितना प्रोवाइड करना ही करना है, जिससे स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वाटर सीमेंट रेशो ये सब हमारे आसानी से हो पाए। इसके बाद देखो बेसिक कंसिडरेशन क्या होता है। अब हमें कंक्रीट बनाना है, तो कंक्रीट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा? हमें रिक्वायरमेंट होगा फाइन सैंड का, हमें रिक्वायरमेंट होगा सीमेंट का, हमें रिक्वायरमेंट होगा वाटर का, और हमें रिक्वायरमेंट होगा स्टेबल फॉर्म। तो जितने भी चीज़ों का रिक्वायरमेंट है ये सब हम अरेंज कर लेते हैं कि किस किस चीज़ का हमें रिक्वायरमेंट है। देखो नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए और ड्यूरेबिलिटी। स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी रिक्वायर लोअर वाटर सीमेंट रेशो, यानी कि वाटर सीमेंट रेशो कम होगा तो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी। इट इज़ यूजुअली अचीव्ड नॉट बाय इंक्रीजिंग द सीमेंट कंटेंट। तो ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी सिर्फ ज़्यादा सीमेंट कंटेंट बढ़ाने से नहीं होती, वाटर को कम करने से भी हो जाती है। वाटर डिमांड कैन बी लोअर्ड बाय थ्रू आउट कंट्रोल ऑफ द एग्रीगेट ग्रेडिंग। वाटर डिमांड को हम कंट्रोल कर सकते हैं एग्रीगेट की ग्रेडिंग को देखकर और वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स को देखकर, इनको यूज़ करके। वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स क्या करते हैं? पानी का जो एग्रीगेट पानी सोखते हैं उसको रोक देते हैं, तो पानी प्रॉपरली मिक्स हो जाता है
और हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना पड़ता है। तो स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी और वाटर सीमेंट रेशो कितना होना चाहिए, वाटर को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, कम करेंगे तो क्या होगा, तो ये सब हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। देखो भी फिगर में आपको दिख रहा है, फिगर के अंदर हम जो लेबर्स हैं ये प्लेन कर रहे हैं, कंक्रीट डालने के बाद उसको प्लेन किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि अभी जो हमने मिक्स के बारे में पढ़ा है, तो ये मिक्स कितने तरीके के होते हैं। तो आईएस कोड के अंदर डिफाइंड है कि कौन कौन से ग्रेड्स होते हैं, ऑर्डिनरी कौन से होते हैं, स्टैंडर्ड कौन से होते हैं, हाई स्ट्रेंथ कौन से होते हैं, इन सब को डिफाइन कर रखा है और इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को भी बता रखा है। तो आप देखो, जैसे बीच वाला कॉलम है वहाँ पर लिखा है M10, N15, M20। तो मैंने आपको बताया था कि M का मतलब होता है मिक्स, और 15, 20 या 10 जो भी उसके आगे लिखा होता है उसका मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm³ एट 28 डेज। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी आती है 28 दिनों के बाद, अगर हम 150 mm का क्यूब बना देते हैं इस कंक्रीट को यूज़ करके। तो अब कितने टाइप का हो सकता है, इतनी तो बेसिक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि M20 अगर लिखा है तो M का मतलब होता है मिक्स, और 20 है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 दिनों के बाद। तो अब 3 ग्रुप में हमने डिवाइड कर रखा है। पहली है ऑर्डिनरी कैटेगरी। ऑर्डिनरी के अंदर क्या होता है, ऑर्डिनरी कंक्रीट आता है। इसके बाद स्टैंडर्ड कंक्रीट आता है, फिर आता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। 3 कैटेगरी, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, हाई स्टैंडर्ड कंक्रीट। ठीक है, तो ऑर्डिनरी कंक्रीट के अंदर M10, M15 और M20। M10, M15 और M20 आता है ऑर्डिनरी कंक्रीट के अंदर, जिसमें M10 की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हुई 10 न्यूटन पर mm²। M15 की हो जाएगी 15 न्यूटन पर mm²। M20 की हो जाएगी 20 न्यूटन पर mm²। तो यहाँ से ये ऑर्डिनरी कंक्रीट के अंदर 3 आए, M10, M15, M20। अब इसके बाद आता है स्टैंडर्ड कंक्रीट। तो स्टैंडर्ड कंक्रीट के अंदर क्या आता है, स्टैंडर्ड कंक्रीट के अंदर आता है M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55। तो 25 की स्ट्रेंथ 25 न्यूटन पर mm², 30 की 30 न्यूटन पर mm², M35 की स्ट्रेंथ 35 न्यूटन पर mm², M45 की 45 न्यूटन पर mm², M50 की 50 न्यूटन पर mm², M55 की 55 न्यूटन पर mm²। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट के अंदर M10, M15, M20 आ जाएगा, और स्टैंडर्ड कंक्रीट के अंदर आता है M25 से लेकर M55 तक, M25 से लेकर M55 तक। ठीक है, ये बात समझ में आई है। M25, M30, M35, M40, M45, M50 और M55। और एक ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, और इसके बाद तीसरा हमारे पास आता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के अंदर क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के अंदर आता है M60, M65, M70, M75 और M80। अब M60 के अंदर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 60 न्यूटन पर mm², M65 के अंदर 65 न्यूटन पर mm², 70 के अंदर 70 न्यूटन पर mm², 80 के अंदर 80 न्यूटन पर mm²। तो 3 टाइप से हमने कैटेगरी के अंदर बांट दिया है। मिक्स आपको यहाँ से समझ में आ ही गया है कि जो हम मिक्स रेडी कर रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे M10
M20, M40, M55। तो M का मतलब होता है मिक्स, और साथ में जो नंबर होता है उसका मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 150 mm³ की। 3 कैटेगरी हैं, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई स्ट्रेंथ। ऑर्डिनरी के अंदर M15, M10, M15, M20, 10, 15, 20 रहेगा ऑर्डिनरी के अंदर। स्टैंडर्ड के अंदर 25 से लेकर 55 तक, तो 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60 से लेकर 80 तक रहेगा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है, यहाँ से बात आपको क्लियर हुई। तो हमने यहाँ से मिक्स के बारे में बेसिक पढ़ लिया है। नेक्स्ट यूनिट में फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।